वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। और बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 6 बच्चों। और पार्ट 6 में अपन क्या करने वाले हैं, क्योंकि कल अपन ने रिडक्शन रिएक्शंस को देखा था, तो आज अपन ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को देखने वाले हैं। मतलब एल्कीन के अंदर, अल्कोहल के अंदर और जो अपना कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अंदर कैसे ऑक्सीडेशन होता है। तो आइए देखते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे अपने। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन एंड देन टेस्ट देखेंगे फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ना एल्डिहाइड कीटोन की, वो ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही होती है, बेयर विलेजर्स SiO2 एक दो ही होती है। और ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो टेस्ट की तरह यूज होती है, टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग्स रिएजेंट, क्योंकि इन सब में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा होता है। तो आइए बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन आखिरकार होता क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों, रिएक्शंस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो चेंजेस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। रिएजेंट फिर वन बाय वन देखेंगे। तो आइए देखते हैं, जब अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की तो क्या होगा। सभी के एक बार साथ ही बता दूंगी कि क्या होता है भाई, उसके बाद अपन एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की बात करूं बच्चों, तो जैसे आपने कोई भी एल्कीन लिया है, एल्कीन में क्या होता है, जब जब आप क्या करवाओगे, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, तो यहाँ पर क्या होता है ना, सिर्फ क्या होता है, ये जो एक बॉन्ड टूटता है दोनों तरफ OH आ जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोलाइजेशन। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइजेशन। अब ये बहुत तरीके से होता है, अभी डिटेल में अपन अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके स्टेप वाइज। पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में सिर्फ इतना होता है कि जो ये बॉन्ड होता है ये टूटता है और दोनों तरफ OH OH लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विस्नल डायोल भी बोल सकते हो, पिनाकोल भी बोलते हो। पिनाकोल की रिएक्शन देखी थी कार्बोकेटायन में, वही सारी यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर बच्चों यहाँ पर देखें कि अल्कोहल में कैसे ऑक्सीडेशन होता है, तो बच्चों आइए बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की, कि आखिरकार अल्कोहल में कैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो भाई ये सारी चीज वैसे अपन डिटेल में ऑलरेडी इन चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल में कैसे ऑक्सीडेशन होता है, एल्कीन में कैसे होता है। बट क्योंकि अपन ओवरऑल एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा पूरा एक लेक्चर दे रहे हैं, तो आइए मैं पूरा समझा देती हूँ। जैसे अगर अल्कोहल की बात करो, और अल्कोहल में भी अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की बात करो, कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल में अगर आपको ऑक्सीडेशन करवाना है तो सबसे पहले वो बनाएगा एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा और फिर मिलेगा आपको एसिड। मतलब इवेंचुअली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, एसिड। और 2 स्टेप ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो जो अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन कराया, यहाँ पर बच्चों आपको मिलेगा, क्या मिलता है, कीटोन। तो देखो 1 डिग्री से एसिड मिला, 2nd डिग्री से कीटोन मिला। आपने 3 डिग्री अल्कोहल से बहुत सारी उम्मीदें लगा ली कि कुछ तो अच्छा मिलने वाला है, पर जैसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल के पास गए और उसमें ऑक्सीडेशन कराया, उसने आपको बाहर भगा दिया। भाई मुझे कोई ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है। और 3 डिग्री में कभी भी ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बट एकमात्र ऐसी जगह होता है जहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, 3 डिग्री में भी वो होता है जब आप कॉपर के साथ कोई हाई टेम्परेचर लेते हो, वहां पर ये पॉसिबल होता है। तो मैं एज द एक्सेप्शन उसको लिख देती हूँ कि 3 डिग्री में जब आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो और अगर आप इसमें कॉपर के साथ में कोई हाई टेम्परेचर देते हो, तो क्या मिल जाता है आपको, एल्कीन मिल जाती है। तो एकमात्र ये एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह 3 डिग्री कभी भी रिएक्ट नहीं करती।
ठीक है, आइए भाई आगे बढ़े। अल्कोहल आ चुका है, एल्कीन का भी क्या हो चुका है, एल्कीन का भी बच्चों ऑक्सीडेशन हो चुका है। अपन चले ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ अपन ने देखा, और यहाँ पर क्या आता है, एल्डिहाइड आता है और कीटोन होता है। तो सबसे पहले चले एल्डिहाइड के पास। आपको पता है बच्चों, एल्डिहाइड का मैंने अभी बताया था कि जब 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे थे तो एल्डिहाइड इंटरमीडिएट बन रहा था, इसके ऑक्सीडेशन से अपन को एसिड मिल रहा था, और जब 2nd डिग्री अल्कोहल ले रहे थे तो डायरेक्टली कीटोन मिल रहा था। तो भाई कीटोन के ऑक्सीडेशन की तरफ गए और कीटोन का ऑक्सीडेशन देखा, कीटोन में भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। तो ये आपका ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, इन्हीं सभी को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और रिएक्शन होती है बच्चों, वो किसकी होती है, एल्काइन की भी। तो एल्काइन की भी यहीं पर कर लेते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। तो बच्चों इसमें क्या होता है, आपने एल्काइन लिया, ठीक है, एल्काइन में अगर रिडक्शन कराना हो तो एल्काइन में सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे दोनों जगह पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। ठीक है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है आपको, फाइनल में बच्चों मिल जाता है यहाँ पर COOH, एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट आपको एसिड मिल जाएगा। याद रखना है, एल्कीन में क्या मिल रहा है, एल्कीन में मिल रहा है डाइऑल या फिर ग्लाइकोलाइजेशन, ग्लाइकोल भी बोल सकते हो, और एल्काइन में क्या मिल रहा है, एसिड। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, बारी बारी से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अपन ने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में एकमात्र चीज हो रही है कि जो आपका सी डबल बॉन्ड सी था, उसको आपने अगर ऑक्सीडाइज करवाया है तो सिर्फ यहाँ पर 2 OH आकर अटैच हो रहे हैं। और दो इन OH को क्या बोलेंगे, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं बच्चों। या तो आप इसको बोल सकते हो विस्नल डायोल, या आप इसको बोल सकते हो ग्लाइकोल, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं पिनाकोल। तो ये सारे के सारे नाम इसी के हैं, जब दो ऑल्टरनेट कार्बन पे क्या हो, OH। ठीक है, अब है यहाँ पर कि रिएजेंट क्या क्या होगा, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो पूरी प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों ग्लाइकोलाइजेशन। और इसके ग्लाइकोलाइजेशन को करने के बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, तो आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। और ये सारी मैं आपको हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पर एक और बार देखते हैं। रिएजेंट में सबसे पहला रिएजेंट अगर अपन देखें तो सबसे पहला रिएजेंट है बच्चों यहाँ पर आपके पास, वो होता है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। अब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, इन रिएजेंट को इतना ध्यान से नहीं देखते हैं, और नीट का एक PYQ में बेयर रिएजेंट का पूरा क्या पूछ रखा है, बेयर रिएजेंट का यहाँ पर पूरा रिएजेंट पूछ रखा है। तो देख लो कितने इंपॉर्टेंट है रिएजेंट, छोड़ के मत आ जाना। ठीक है, ये PYQ है आपका नीट का। तो बेयर रिएजेंट ये होता है भाई कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। अब बताइए ऑप्शन में ना एक्वस KMnO4 भी दे रखा था, तो बच्चा अगर सिर्फ KMnO4 पढ़ के गया है वो दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। तो याद रखना है कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 होता है बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, अब अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में होता है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, बोलते हैं OSO4। इसका भी यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। साथ ही में बच्चों यहाँ पर रिएजेंट होता है पर एसिड। पर एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, क्या कमाल ऑक्सीडेशन होता है, इवन मेरा फेवरेट है। उसमें एक बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर बनता है, पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी तो समझ में भी आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पर होता है H2O2, जिसको बोला जाता है पर ऑक्साइड। तो इन चार चीजों से क्या होता है, एल्कीन का ग्लाइकोलाइजेशन होता है। आइए चारों रिएजेंट को डिटेल में विद मैकेनिज्म समझे। तो सबसे पहला क्या था भाई, बेयर रिएजेंट था, तो आइए लिख लेते हैं कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। ठीक है, मैकेनिज्म समझेंगे, कुछ पॉइंट समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। आप लेते हो एक एल्कीन, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है जो ग्लाइकोलाइजेशन में हो रहा है, कि आपने ये रिएजेंट डाला होगा कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। अब जैसे ही आपने ये रिएजेंट डाला तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोल मिल जाएगा। दो OH को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल भी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आइए समझते हैं मैकेनिज्म में क्या हो रहा है।
अच्छा यार, अपन ने पता है एक रिएक्शन पढ़ी थी, जब जब अपन ने अल्कोहल को पढ़ा था तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे। स्ट्रॉन्ग में अपन CrO3 की बात करे थे, वहीं पर मैंने MnO4 को भी समझाया था कैसे होता है। सेम चीज यहाँ पर भी जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो है MnO4, या फिर आप OK भी लिख सकते हो, जैसे ये Mn है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और एक ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर ये K होगा। K क्या है भाई? K को क्या बोला जाता है? पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम है। यहाँ पर आपने क्या करा बच्चों, साथ में यहाँ पर ले ली आपकी एल्कीन। एल्कीन को अपन टेढ़ा ही लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा हो क्या रहा है प्रोसेस में। ये रही आपकी एल्कीन। अब इधर होता क्या है, आइए डिटेल में समझो। सबसे पहले क्या होता है, ये ऑक्सीजन के यहाँ पर साथ में रिएक्ट करता है। तो भाई ये Mn बोलता है मेरा ऑक्सीजन भी तो रिएक्ट करेगा, और ये इससे रिएक्ट करने लग जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। और बच्चों इस इंटरेक्शन की वजह से आपको क्या मिलता है, एक इंटरमीडिएट मिलता है। जैसे अपन हर कार्बोनिल कंपाउंड के लिए मैंगनीज ईस्टर बना रहे थे, वैसे ही सेम यहाँ पर एस्टर मिलता है आपको। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये किससे जुड़ी हुई है, Mn से। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O के आ गया। अब क्या हुआ देखो, जैसे ही ये इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, वहां पर भी अपन ने सेम चीज बनाई थी, इसको Mn एस्टर बोलते हैं। अब वहां पर क्या हो रहा था, ये इस कार्बन के क्या कर रहा था, हाइड्रोजन को ले रहा था और OH माइनस बना रहा था। अब इधर क्या होगा ना, ये वाली जो एल्कीन होती है बड़ी चालाक होती है। ये बोलती है मुझे पता है, मैंने तुम्हारी खबरें सुन रखी है कि तुम क्या करते हो, हाइड्रोजन को लेके भाग जाते हो। अब देखना मैं तुम्हारे ऑक्सीजन को लेके भाग जाऊंगी। और यहाँ पर से क्या होता है, ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, जिससे आपको मिलता है, साथ में इस बॉन्ड का भी क्लीवेज होता है बच्चों। तो बच्चों इधर क्या होता है, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, और इस बॉन्ड के क्लीवेज के साथ ही में हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्लाइकोल या डाइऑल जो होता है बच्चों, वो फॉर्म हो जाता है। ये रही आपकी एल्कीन, ये रहा OH, OH। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा रिएक्शन प्रोसीड करता है। क्या हुआ, सिर्फ याद रखना, एक इंटरमीडिएट बनता है Mn एस्टर। सबसे पहले दोनों, इसके ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करता है, तो इसका ऑक्सीजन भी क्या करता है, एल्कीन से रिएक्ट करेगा, और फिर एल्कीन भी इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। जैसे ही दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट में एल्कीन बड़ी समझदार है, उसको पता है ये जो Mn होता है, Cr होता है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन लेकर भागते हैं। उसने बोला मेरे को सब पता है, तुम्हारी खबरें मैंने सुन रखी है। वो इसके ऑक्सीजन लेकर भाग जाता है और दोनों डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे डायरेक्टली आपको मैकेनिज्म नहीं डायरेक्टली रिएक्शन करनी है। अब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए ये जो OH है, इनका अटैचमेंट कैसे हुआ है, सेम साइड से हुआ है, ऑपोजिट साइड से हुआ है। तो देखो यहाँ पर देखो, आपको पूरा मैकेनिज्म पता है, सेम साइड से अटैचमेंट हुआ है, एक Mn एस्टर बना था। मतलब इसके स्टार पॉइंट में एक चीज आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, सिन एडिशन। ठीक है, अब बच्चों ये जो आपका एल्किलाइन KMnO4 होता है ना, इसका एक और काम होता है, इसका कलर होता है पर्पल कलर का। ये क्या होता है बच्चों, पर्पल कलर का होता है। अब पर्पल कलर के होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही आप इसको किसी क्या करते हो, इन अनसैचुरेटेड जैसे कि एल्कीन है ना, इन कंपाउंड में डालते हो, तो इसका कलर क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, यूज्ड इन POC फॉर अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल। तो अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की टेस्टिंग के लिए आप KMnO4 को यूज करोगे। इवन KMnO4 का बहुत यूज है, आप जब टाइट्रेशन वगैरह कराते हो तब भी इसका यूज करते हो। पर्पल कलर का होता है, कलर डीकलराइज हो जाता है। यहाँ पर भी सेम होता है, इसको POC में यूज किया जाता है, इसका जो कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। आइए देखते हैं जो अपना नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन थी भाई, नेक्स्ट ओस्मियम OSO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में थी। और आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर सेम मैकेनिज्म होगा एज एल्किलाइन KMnO4, सेम सिन एडिशन होगा। ठीक है, सेम मैकेनिज्म,
ठीक है। और सेम सिन एडिशन मैकेनिज्म यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, वही यहाँ पर भी सेम चीज बनेगी, OS डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। तो सेम मैकेनिज्म पूरा फॉलो होगा एस एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। सेम जो एल्केलाइन KMnO4 वाला जो मैकेनिज्म है ना, सेम यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आपको एज अ होमवर्क करना है, सेम मैकेनिज्म है। आइए बच्चों देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन थी और मेरी फेवरेट, पर एसिड के साथ रिएक्शन। फॉर ग्लाइकोलाइजेशन भी लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, बीच में एक बहुत ही बढ़िया चीज बनती है जब आप एल्कीन को लेते हो, ठीक है। एल्कीन से क्या करोगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाओगे पर एसिड के थ्रू, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, एक इपोक्साइड रिंग बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, इपोक्साइड रिंग। जब भी कोई 3 मेंबर की इंटरमीडिएट बनती है, ऑक्सीजन भी वहां पर एज अ हेटेरो एटम होता है, इसको बोला जाता है इपोक्साइड, ठीक है। अब इस इपोक्साइड का ब्रेकेज होता है, वाटर डालते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो यहाँ पर देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी एडिशन होगा वो ऑपोजिट साइड से होगा। अब देखो एक नॉर्मल सी बात समझो, इपोक्साइड में हमेशा ऐसे ही होगा, जो 3 मेंबर रिंग से अपन NCC बनाते थे, नॉन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, उसमें भी सेम होता था। अब जैसे ही इपोक्साइड बना है, जो अटैक होगा वो सिर्फ अबव से ही हो सकता है, बिलो से तो ओ ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी वहां पर है, इसलिए दोनों जो OH है उनमें क्या हो रहा है, एंटी एडिशन। तो अगर आपको डायरेक्टली एल्कीन का सवाल आ जाए और आपसे पूछे कहाँ सिन एडिशन होगा, कहाँ एंटी एडिशन होगा, आपको पता है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और एल्केलाइन KMnO4 में सिन एडिशन होता है, पर एसिड का यूज करते ही एडिशन भी चेंज हो जाता है, एंटी एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके पर एसिड देख लेते हैं भाई, पर एसिड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा होता है, पूरा एक अपन को ब्रॉड स्लाइड चाहिए इसमें, तो यहाँ पर सिर्फ पर एसिड को देख लेते हैं। पर एसिड होता है बच्चों RC डबल बॉन्ड OH, मतलब इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है, और यही ऑक्सीजन देखना यहाँ पर पूरा का पूरा मैकेनिज्म कराती है। अब जो ये R है ना, ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, पर एसिड भी जैसे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे अगर आपने यहाँ पर CF3 को ले लिया, बहुत बार आपको दिखेगा CF3CO3H, वो यही पर एसिड ही होगा। फिर आपको किसी जगह पर क्या होगा, मिथाइल भी दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। और फिर मेरा फेवरेट वाला जो है वो यही है बच्चों, जब क्लोरीन लगा हुआ हो और क्लोरीन के साथ यहाँ पर C डबल बॉन्ड OHO, इसका एक बहुत ही अच्छा नाम होता है, इसको बोलते हैं MCPDA। क्या बोला जाता है इसको, MCPDA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। क्या होता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका नाम होता है ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। बहुत बार आपको रिएक्शन के ऊपर इंटरमीडिएट पे MCPDA लिखा हुआ मिल सकता है, CH3CO3H, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CO3H शॉर्ट में भी लिखा हुआ मिल सकता है, और यहाँ पर भी आपको मिल सकता है CF3CO3H। तो समझ जाना है, जब भी CO3 3 ऑक्सीजन मिल जाए मतलब वहां पर एसिड है, क्या है, पर एसिड है। तो ये चीज क्लियर होगी। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म, पर एसिड का मैकेनिज्म को एक बार देख लेते हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका मैकेनिज्म होता है। आइए देखते हैं मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले ये आपके एल्कीन है। अब देखना मैं पर एसिड को कैसे लिख रही हूँ, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर R आ गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O आ गया, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक आपका ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है और एक H है। ऐसे ही है, मैंने पिंक वाला ऑक्सीजन को बिल्कुल डिफरेंट बनाया था, देखो यहाँ पर कि ये वाला ऑक्सीजन ही आपका इपोक्साइड बनाएगा, तो बिल्कुल यही पिंक वाला ऑक्सीजन है, और ये क्या कर रहा होगा, इपोक्साइड बना रहा होगा, सेम चीज मैंने बताई थी, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, यहां से इंट्रैक्शन कर रहा है इसके थ्रू, यहां से इंट्रैक्शन कर रहा है इसके थ्रू,
ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्म होती है, जिसका बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है इसको बोलते हैं स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है? स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। देखना इतनी कमाल की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अभी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये कार्बन कार्बन, यहाँ पर ये रहा बॉन्ड, ठीक है। फिर ये आ गया ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, आर, ऑक्सीजन, और एक ये रहा H। अब देखना यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड होगा एल्कीन का, एल्कीन में दो बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। अब आपको पता है, मैंने अभी इंट्रैक्शन में बताया इसके साथ बॉन्ड बन रहा है, मतलब जो ये वाला बॉन्ड है, बॉन्ड फॉर्मेशन को अलग ही कलर से बताते हैं, ऑरेंज से बताते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें ब्रेक की और बॉन्ड की, तो अगर ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब जरूर से जो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो किसी को तो ब्रेक होना पड़ेगा। अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना रही है, मतलब यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसके साथ में बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। तो बॉन्ड ब्रेक को अपन किससे बता रहे हैं भाई? पर्पल कलर से। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर भी ब्रेक हो रहा है। अब ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोजन कहीं तो जाएगा, तो भाई ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। देखो ब्रेक कर रहे हैं, फॉर्म, फिर ब्रेक करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर क्या था? डबल बॉन्ड था, तो जरूर से यहाँ पर भी एक बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा। देख लो भाई, डबल बॉन्ड था यहाँ पर, ब्रेक हो रहा है। अब ब्रेक हो रहा है तो कुछ फॉर्म भी हो रहा होगा, तो फॉर्म क्या हो रहा है उसको देखो, यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉन्ड तो था, साथ ही में एक और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब बचता है इन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑलरेडी दो के साथ बॉन्ड बना रही है, ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बना सकती है, मतलब ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा? इसको पर्पल से करना है, ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा। अब देखना, तीन जगह पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और दो जगह पर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं इन रिंग, रिंग की बात कर रही हूं मैं, ये जो एक रिंग बन रही है ना इसकी बात कर रही हूँ। देखो तीन जगह पे पर्पल है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो जगह पे क्या हो रहा है? ऑरेंज कलर है, मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इधर भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इधर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्योंकि ये जो स्टेट बनी है ना कुछ ऐसे शेप की बनी है, देखो ऐसे, और फिर यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड की रिंग है। जब भी, और ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि दो कंपाउंड के बीच में अगर एक कार्बन के थ्रू अटैचमेंट है तो उसको बोलते हैं स्पाइरो। दो अगर रिंग है और दोनों सिर्फ एक ही कार्बन के थ्रू अटैच हैं तो उन रिंग को बोला जाता है स्पाइरो, और इसी वजह से इसको स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है आपको थोड़ी बटरफ्लाई टाइप की दिख रही है ना, इसलिए बहुत बार, इसलिए इसको याद रखने के लिए याद रख लो कि जब भी पर एसिड बनाते हो तो उसमें बटरफ्लाई टाइप क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब जो बॉन्ड बने हैं उनको बना दो, जो ब्रेक हुआ है उनको ब्रेक कर दो। यहां से तो जरूर क्या बना है? एक इपॉक्साइड बना है, और साथ ही में देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मतलब आपका एक एसिड भी निकला है साथ में। ये दोनों इसके क्या बनते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट बनते हैं। अब आइए यहाँ पर इंटरमीडिएट के साथ में ले लिया जाए सेकंड स्टेप को, और सेकंड स्टेप में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेप में जो इपॉक्साइड है, ये रही आपकी इपॉक्साइड। सबसे पहले तो इपॉक्साइड में क्या होगा? आप एक एसिड के थ्रू H प्लस एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है, एक बात बताओ, ऑक्सीजन को देखेगा अगर H, तो सबसे पहले तो उसी के पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास H आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ गया, मतलब रिंग को तोड़ना है। रिंग को तोड़ने के लिए कोई इंटरमीडिएट बाहर से देना पड़ेगा। वाटर अच्छा खासा यहाँ पर क्या था? बैठे बैठे आराम ही कर रहा था, बोलता है मैं आता हूँ, इसका OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करता है, और बच्चों यहाँ से बन जाता है अपना प्रोडक्ट C। अब देखो दोनों क्या है? डिफरेंट OH है, एक पर एसिड का है, एक वाटर का है, इसीलिए यहाँ पर जो एडिशन हो रहा था वो भी एंटी एडिशन था। बहुत बार पूछ लेगा
पर एसिड से जो क्या हुआ है ग्लाइकोलाइजेशन होता है, उसमें एक ऑक्सीजन कौन सा है, एक ऑक्सीजन कौन सा है, याद रखना है एक ऑक्सीजन जो कि इपोक्साइड वाला होता है वो पर एसिड का होता है, जो बाहर से आता है वो वाटर या फिर सॉल्वेंट का ऑक्सीजन होता है। तो अगर अपन यहाँ पर प्रिसाइजली लिख दे तो ऑक्सीडेशन हुआ है और फिर क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुआ है। सेम चीज यहाँ पर करी है। याद रखना कि जो एक ऑक्सीजन होगा वो किसका होगा, जो एक ऑक्सीजन है वो सॉल्वेंट का होगा, और यहां तक जो इपोक्साइड बनती है वो ऑक्सीजन किसका होता है, वो भी इसका खुद का नहीं होता पर एसिड का होता है। बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए स्पेशली मैंने बता दिया। तो इसके सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कि एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन है भाई, एंटी एडिशन। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने समझ लिया था कि क्या क्या पर एसिड भी अपन यूज कर रहे हैं, तो ये वाली पूरी चीज अपन को क्लियर हो गई थी। और ऑक्सीजन कौन सा है वो भी याद रखना। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक चीज की गलती हो गई, देखो पीछे तो अपन ने वही OH वाला जो ऑक्सीजन होता है वो वाला ऑक्सीजन होता है जो कि किससे जुड़ता है, इपोक्साइड बनाता है। इपोक्साइड वाला जो ऑक्सीजन है वो H के पास वाला ऑक्सीजन है, बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पूरा प्रोसेस यही बनाया अपन ने, सब जगह वही ऑक्सीजन को यूज करा है, देख लो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद अपना जो लास्ट एक और मैकेनिज्म बचता है वो होता है ऑक्सीडेशन विथ H2O2। H2O2 पर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्कीन का, ठीक है। इसका प्रोसेस तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। जैसे ही आप H2O2 डालोगे क्या होगा, पहले इपोक्साइड बन जाएगी। अब इपोक्साइड के बाद क्या बनता है ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इपोक्साइड में जैसे ही आप यहाँ पर वाटर डालोगे उसका जो अटैक है वो कहाँ से होगा, दूसरे साइड से ही होगा, जिसकी वजह से किस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, एंटी एडिशन वाला। मतलब दो ऐसे मैकेनिज्म है जिसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सिन एडिशन वाला है, और दो मैकेनिज्म में एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट है। एंटी एडिशन ऑफ OH, OH का एंटी एडिशन हो रहा है। याद रखना किस किस में एंटी एडिशन हो रहा है, एक तो परऑक्साइड में और एक पर एसिड में, दोनों PP से स्टार्ट होते हैं। और अगर एल्कीन के ऑक्सीडेशन में बात करें किसमें सिन एडिशन हो रहा है तो वो होता है किसमें होता है बच्चों, एक तो KMnO4 में, और जब आप क्या यूज कर रहे हो, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। ठीक है, इतना हो गया भाई। आइए बात करते हैं अल्कोहल के लिए, बात कर लेते हैं बच्चों। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन को समझते हैं। अल्कोहल में क्या होता है ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन में क्या चीजें होती हैं। बट आइए एक और चीज को समझते हैं, और ये जो चीज मैं बताऊंगी ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल दो तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये करीबन मैं हर एक चैप्टर में बता रही हूँ आपको। हेलो एल्केन से लेकर अभी तक तो हर एक चैप्टर में मैंने बताया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और कितने टाइप का होता है, ठीक है। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होता है दो तरीके का, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं, और कौन से रिएजेंट यूज होंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, नाम से क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि बहुत एंड तक ऑक्सीडेशन कर सकता है। मतलब कि मान लो आपने अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो ये उसमें क्या कर देगा, एसिड बना के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल से तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर कि कीटोन बनता है, और 3 डिग्री तो ये टेस्ट देता ही नहीं है, किसी तरीके का ऑक्सीडेशन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2 स्टेप ऑक्सीडेशन हो सकता है, एंड में एसिड मिलेगा। पर जैसे ही आप एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो वो 1 डिग्री अल्कोहल को ओनली 1 स्टेप तक ही ऑक्सीडेशन कर पाएगा, मतलब आपको यहाँ पर एल्डिहाइड ही मिलेगा।
ऐसा करते हैं, पूरा इसको एल्डिहाइड ही लिख देते हैं। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल से आपको मिल रहा होगा एल्डिहाइड। और 2 डिग्री में तो देखो भाई कुछ भी कर लो, 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा आपको कीटोन देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो चाहे क्या लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, 3 डिग्री तो टेस्ट देता ही नहीं, तो सेम चीज यहाँ पर हो जाएगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों ही चीजों में वो है इनके रिएजेंट, कि भाई रिएजेंट क्या यूज करते हैं जब इन रिएक्शन को करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका रिएजेंट क्या यूज होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो यहाँ पर 3 तरीके के रिएजेंट यूज होते हैं, मेनली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो जो आपने अभी पढ़ा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसी के टाइप का K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक होता है CrO3, इसके साथ में H2SO4 भी ले लो, और यहाँ पर भी H2SO4 लिया जाता है। ये 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, और जब भी आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना है तो इन तीनों की ही बात होगी। अगर बात करें वीक, या फिर वीक नहीं माइल्ड, मतलब जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, बच्चों अगर यहाँ पर रिएजेंट की बात करें तो यहाँ बहुत सारे रिएजेंट होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, फिर आपको MnO2 भी बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही में NBS भी मिलेगा, नॉन ब्रोमो सक्सियमाइड बोलते हैं इसको, ये भी बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर आप बात करो बच्चों, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एक्सेप्शन शो करता है वो है कॉपर के साथ हीट, क्योंकि ये 3 डिग्री को भी क्या कर देता है, एल्कीन में चेंज कर देता है। जब आप यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो ये उसको एल्कीन में चेंज कर देता है, एंड इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होते हैं उससे तो क्वेश्चन आते ही है। फिर अगर बात करें बच्चों तो बहुत सारी जगह आपको मिलेगा TSCl विद NaHCO3 और हीट, तो ये भी रिएजेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 5 और भी हो सकते हैं, बस वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब एल्डिहाइड तक ही चेंज कर पाएंगे 1 डिग्री को। 2 डिग्री की तो बात ही नहीं करेंगे, दोनों में सेम चीज है, 3 डिग्री में भी दोनों में सेम चीज है। तो 1 डिग्री का ही डिफ्रेंशिएशन होगा कि 1 डिग्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड तक ऑक्सीडाइज करेंगे, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां तक ऑक्सीडाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहां तक, एल्डिहाइड तक। इनके मैकेनिज्म को करीबन मैं 3 या 4 बार हर एक चैप्टर में करवा चुकी हूँ, इवन इसी लेक्चर में करवा चुकी हूँ जब एल्डिहाइड और कीटोन का प्रेपरेशन पढ़ा था, तो आप वहां से एक बार देख लेना। तो आइए अपन इसके बाद बच्चों शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में ही। कौन सी ऑक्सीडेशन, के पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं मालापराड ऑक्सीडेशन। थोड़ा अजीब सा नाम नहीं है, हाँ है, पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखना भाई क्या होता है इसमें, विद पर आयोडिक एसिड HiO4 होता है, आप यहाँ पर लेड टेट्रा एसिटेट या फिर सोडियम बाय म्यूथेट भी यूज कर सकते हो। क्लीवेज होता है COH क्या होते हैं, इसको बोला जाता है ग्लाइकोल, पिनाकोल, कुछ भी बोल दो। अब जो ग्लाइकोल बनाए थे ना एल्कीन से, उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन में सिर्फ इनका ऑक्सीडेशन नहीं, साथ में ये बॉन्ड भी क्लीव हो जाएगा। मतलब ये एक इस तरह का ऑक्सीडेशन है जो ऑक्सीडाइज करता है किसको, विसनल ग्रुप को, और साथ ही में विद क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड, कार्बन का क्लीवेज कर देता है। एडजेसेंट OH ग्रुप या फिर एडजेसेंट CHO ग्रुप, एल्डिहाइड भी हो सकता है, और एडजेसेंट CO ग्रुप, और कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेसेंट, इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, टेक प्लेस टू गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, और एसिड भी मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो आइए भाई बात कर लेते हैं मालापराड ऑक्सीडेशन, और एक और नाम क्या है इसका, मालापराड ऑक्सीडेशन के अलावा पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। अब देखो पर आयोडिक याद रखोगे तब भी फायदा है, क्योंकि आपको फिर रिएजेंट याद रहेगा कि इसमें जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो रिएजेंट क्या है, क्या है भाई रिएजेंट, HiO4। ठीक है,
अगर इसके बारे में बच्चों बात करें कि ये होता क्या है, तो आइए देखते हैं होता क्या है यहाँ पर। इट ऑक्सीडाइजेस विसनल ग्रुप्स या फिर विसनल फंक्शनल ग्रुप्स along with cleavage of carbon carbon bond along with क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड, मतलब यहाँ पर सीसी बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाता है। ऑक्सीडेशन तो होता ही है, साथ में कार्बन कार्बन का भी क्या हो जाता है, यहाँ पर क्लीवेज हो जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रुप इसको शो करेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी ये तो पता है आपको विसनल ग्रुप्स होंगे। विसनल में दोनों तरफ OH हो सकता है, ठीक है, अगर दोनों तरफ OH है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पर OH हो, मतलब एक जगह कीटोन लगा दो, एक जगह क्या लगा दो, OH लगा दो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जगह कीटोन है, बिल्कुल हो सकता है भाई, कौन रोकेगा इसको। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ में बच्चों और भी चीजें हो सकती है, जैसे मान लो एक जगह OH है और यहाँ पर इस वाले कार्बन पे आपने NH2 लगा दिया, तभी भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और भी पॉसिबल चीजें हैं इसकी, मान लो यहाँ पर दो कार्बन है और इसमें से एक पे OH है और एक पे NHR है, तब भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये सारे ही केस क्या है, यहाँ पर माला पराग ऑक्सीडेशन को शो करेंगे। तो लिख देते हैं शो पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। अब क्या कुछ ऐसे भी ग्रुप है क्या जो ये ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते, तो आइए भाई उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कौन कौन से ग्रुप है जो ये ऑक्सीडेशन नहीं दिखाएंगे, तो उसमें सबसे पहले तो आ जाएंगे आपके कैसे वाले ग्रुप बच्चों, जिसमें एक तो OH होगा पर एक OR होगा, मतलब OR वाले ग्रुप ये कभी भी शो नहीं करेंगे। और अगर दोनों तरफ OR हो तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, जब एक वाला ही नहीं कर रहा तो दोनों तरफ तो क्या ही होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कीटोन के साथ में क्या कर दे, कीटोन दे दे और कीटोन के साथ में OR दे दे, तो ये भी कभी भी शो नहीं करेंगे। अच्छा एक और चीज बताती हूँ मैं, हमेशा एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल एल्कीन एल्काइन ये सब ऑक्सीडेशन शो कर सकती हैं, पर एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो बहुत कम ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, वो है एसिड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एसिड ले लूं तो क्या वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, नहीं करेगा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर अगर आपने एसिड ले लिया तो इसमें कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर दोनों ही ग्रुप एसिड ले लिए तो मान लो आपके पास क्या है, दो एसिड हो और वो दोनों क्या हो, ऑल्टरनेट कार्बन पे हो, तो क्या उनमें ऑक्सीडेशन होगा, नहीं। ये सारे के सारे ग्रुप क्या करेंगे, विल नॉट शो पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना भाई, कौन से ग्रुप शो करेंगे कौन से नहीं करेंगे, क्योंकि विसनल तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा पर आयोडिक ऑक्सीडेशन इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं शो करेगा, तो याद रखना। अब यहाँ पर देखते हैं इसका मैकेनिज्म और समझते हैं मैकेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आइए देखते हैं पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, दोनों नाम है भाई इसके, माला पराग भी है और पर आयोडिक भी है, ठीक है। इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म समझेंगे। आपने कोई भी क्या है एक ऐसा ग्रुप लिया है जो विसनल ग्रुप है, ठीक है। सबसे अच्छा अपन ले लेते हैं एक ग्लाइकोल, डायोल कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। इसमें आपने डाला HiO, ठीक है। पर आयोडिक आपने डाला, अब पर आयोडिक यहाँ पर जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पर ना एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड तो क्लीव होता ही है और इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे आपको दो यहाँ पर क्या मिलते हैं, दो यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। अगर एक ग्रुप H है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अदरवाइज कीटोन हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही में बच्चों यहाँ पर ये ग्रुप तो यहाँ पर लीव हो जाता है, वो जो इसके साथ में आपको मिल जाता है आयोडीन विथ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH,
ठीक है, आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए अपन को थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आइए नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं मैकेनिज्म पर आयोडिक ऑक्सीडेशन का। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मान लो आपने क्या करा है, एक एडजेसेंट डाइऑल ग्रुप लिया है, साथ ही में आपने ले लिया HiO4। ये किसको लिखते कैसे है वो समझ लो। ये है आयोडीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक OH। ये होता है। अब क्या होता है भाई, वही सेम मैकेनिज्म है MnO4 वाला, पर अपन थोड़ा स्टेप वाइज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, ये जो यहाँ पर क्या होता है, आयोडीन जो होता है ना, ये इस कार्बन पे अटैक करने जाता है। जैसे ही अटैक करेगा, इस पे माइनस आएगा और इसका माइनस इस H को ले लेगा, यही चीज होती थी। तो आइए यहाँ पर सेम चीजें कर ले। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है इससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के पास एक H है, और इससे आयोडीन भी जुड़ गया। आयोडीन के पास एक माइनस है, साथ ही में ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक OH है। और अगर यहाँ पर बात करोगे तो अभी भी एक OH आराम से बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज को समझो, जैसे ही ये ग्रुप आएगा, ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड आ चुके हैं, प्लस आ गया, यहाँ से ये इसको लेके चल जाएगा। ऑक्सीजन भी खुश है और वो वाला ऑक्सीजन भी खुश है, क्योंकि इसके पास भी 3 बॉन्ड बन चुके थे। ठीक है, तो जो अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है इन दोनों के बीच में, और ऑक्सीजन के साथ में आयोडीन जुड़ा हुआ है। आयोडीन के 2 ऑक्सीजन के पास OH आ चुका है, बाकी के जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर है। अब दूसरा वाला बोलता है कि यार इसका तो फायदा हो गया, क्या मैं भी यहाँ पर इंटरेक्शन करके एक H ले सकता हूँ। वो आयोडीन को इंसिस्ट करता है कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाओ, ताकि जो यहाँ पर माइनस आएगा उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, इस H को लेकर भाग जाऊंगा। सेम चीज रिपीट होती है, और रिपीट होकर यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट साइक्लिक स्टेट बनती है। कैसे बनती है आइए देखते हैं। ये ऑलरेडी क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ये भी कनेक्टेड हो जाता है। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि ये H को भी लेकर चला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक OH। अब देखना, इतने ऑक्सीजन को जो आपका आयोडीन होता है वो हैंडल नहीं कर पाता, तो साथ ही में 2H2O का भी रिमूवल कर दे क्या, साथ ही में यहाँ पर 2H2O का भी रिमूवल कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं स्टेप बना देते हैं, उसी के बाद रिमूवल कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, अब बच्चों क्या होता है, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट में डायरेक्टली बता रही हूँ जो बन जाती है, ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन का भी ये ऑक्सीजन है, दोनों आयोडीन से जुड़े हुए हैं। अब आयोडीन का देखना, आयोडीन के पास क्या है, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अपन डायरेक्टली 2H2O को माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने सारे ऑक्सीजन आयोडीन थोड़ी हैंडल कर पाएगा। तो 2H2O को हैंड टू हैंड अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से 2H2O, यहाँ से 2H2O माइनस हो गए। आयोडीन पे क्या बचा है उसके बारे में देख लो भाई। आयोडीन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा है, OH बचा है, और अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और साथ ही में क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी टूट जाएगा, और यहां से आपको मिल जाएगा जो चाहिए था, 2 कार्बोनिल कंपाउंड, और साथ ही में ये आ जाएगा H, क्या मिल जाएगा, आयोडीन विद 3 ऑक्सीजन, HiO3 मिल जाएगा। तो HiO4 था, HiO4 से क्या बना है, HiO3 बना है। पूरा मैकेनिज्म दोबारा समझाती हूँ, देखो सबसे पहले तो इसका एक स्टार पॉइंट लिख लो। क्या पॉइंट है भाई, स्टार पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या चीज हुई है भाई, स्टार पॉइंट में सबसे पहले आ जाएगा साइक्लिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ठीक है, अब समझो रिएक्शन में पूरा हुआ क्या है। यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। पूरा मैकेनिज्म समझते हुआ क्या है, सबसे पहले क्या होता है, डाइऑल आते हैं, आयोडीन क्या करता है, कार्बन पे रिएक्ट, कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे माइनस आता है। अब इस ऑक्सीजन की नजर पड़ती है इस हाइड्रोजन पे,
ठीक है, ये इंटरेक्शन समझ में आता है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर तीन ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड बन जाते हैं, ये ऑक्सीजन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास OH आ जाता है। दूसरे वाले ऑक्सीजन की भी सेम इच्छा थी, सब चाहते हैं OH अल्कोहल बनाना, तो ये भी दोबारा इस तरह से क्या करता है, इसके आयोडीन से कार्बन पर अटैक कराता है। अगेन यहाँ पर माइनस आएगा और ये माइनस चाहेगा इस H को लेना, जिसकी वजह से ये आपको ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट स्टेज मिल रही है ना, ये मिलती है। अगर ये स्टेट भी बना लो ना डायरेक्ट, तो समझ में आ जाएगा हुआ क्या है, कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, C डबल बॉन्ड हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा, साथ ही में HiO3 निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका ऑक्सीडेशन हो गया, मालापराड ऑक्सीडेशन। इसी के अलावा एक और इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है बच्चों, जिसको बोला जाता है ओपनर ऑक्सीडेशन। कल अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी रिडक्शन में, MPV रिडक्शन, देखना दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, वही चीजें ली थी वहां पर भी, और यहाँ पर एसीटोन लिया है, इज कॉल्ड ओपनर ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर क्या लिया है बच्चों, ये R1 है, R2 है, ये कार्बन है, और इस कार्बन पे क्या होगा, एक OH होगा, और साथ ही में इसके लिया है एसीटोन। ठीक है, तो बच्चों अगर इसके रिएजेंट की बात करें तो क्या है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड। एक एल्यूमिनियम है जिसके पास 3 CH3 है। ठीक है, ये 3 बार टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड का भी 3 टाइम्स है। और अब देखना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अल्कोहल से जरूर क्या बन रहा होगा, कीटोन बन रहा होगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है भाई। कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो कीटोन ही बनाएगा भाई। और अगर इसकी बात करें तो ये जरूर अल्कोहल में रिड्यूस हो रहा होगा। इस रिएक्शन में एक चीज देखने लायक है, और वो क्या है, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, अगर यहां देखोगे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, अगर यहां देखोगे क्या हुआ है, रिडक्शन। और बच्चों इस रिएक्शन की एक बहुत ही खास बात है, इवन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी देखना आप सोचोगे हाँ मैम ये तो आप सही बोल रहे हो, ये क्या हो गया, इसको नोट पॉइंट बना के लिखो। इस रिएक्शन को बच्चों एज इट इज उतार लो, COH R1 R2, यहाँ पर क्या था, एसीटोन था, रिएजेंट दोनों में सेम है। अब एक चीज देखना, यहाँ पर क्या बना है, कीटोन, और एसीटोन से बना है अल्कोहल, यही बना है। ठीक है, अब देखना क्या इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहाँ पर अगर आप इसको फॉरवर्ड की तरफ लेकर जा रहे हो तो इसको बोलेंगे ओपनर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर इसमें क्या आ रहे हो बच्चों, यहाँ पर तो फॉरवर्ड जा रहा है, अगर बैकवर्ड आ रहा है तो उसको बोलेंगे MPV रिडक्शन। क्या बोलेंगे, MPV रिडक्शन। मतलब दोनों कैसे है, एक दूसरे का रिवर्स केस है। अगर ओपनर ऑक्सीडेशन है मतलब इस तरीके से रिएक्शन होगी, इसी का ऑपोजिट कर दूंगी तो वो क्या है, MPV रिडक्शन। क्या है, MPV रिडक्शन। और यही बच्चों इस पूरी रिएक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, कि इस रिएक्शन में आप दो रिएक्शन को एक साथ समझ सकते हो, और वो दो चीजें क्या है, कि यहाँ पर ओपनर ऑक्सीडेशन होगा अगर आप रिएक्शन में ऐसे जा रहे हो, अगर आप रिएक्शन में रिवर्स जाओगे तो रिडक्शन हो रहा है, जिसको बोला जाता है MPV रिडक्शन और ओपनर ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों चीजें याद रखना, कि ये दोनों केस जो होते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन के, रिवर्स केस होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये बात करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में। तो एक ही चीज है, अगर आप एल्डिहाइड को लोगे तो उससे एक ही केस हो सकता है कि वो एसिड बने, है ना। अब आपको पता है ये कब हुआ था, जब आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे। मतलब आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। और क्या मुझे बताने की जरूरत है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाई, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बार ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने के बाद फिर भी मैं बता देती हूँ, KMnO4 हो सकता है, फिर K2Cr2O7 भी हो सकता है, और फिर आपका CrO3 विथ H2SO4 भी हो सकता है।
ये सारे के सारे क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनमें से किसी को भी लोगे तो क्या बनेगा, हमेशा एसिड ही मिलेगा। अब बात करते हैं साथ ही में किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में मैंने बताया था कि बहुत सारी जगह तो नहीं होता, एक दो जगह है जहां पर आपको ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन देखने को मिलेगा, और उसी में से एक है बेयर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, क्या बोला जाता है इसको, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन मैं इस पे 5 स्टार भी लगाऊं ना तो वो भी कम है, 10 स्टार लगा लेना चाहिए। ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, वैसे तो उसको याद रखने की ये ट्रिक होती है कि आपको एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है, सिर्फ एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है। आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें जो आप कीटोन लेते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर, मान लो आपने क्या लिया है, एक कीटोन लिया है ना, और साथ में आप लोगे एक पर एसिड। तो इससे आपको मिलेगा, क्या मिलता है भाई यहाँ पर, एस्टर, RC डबल बॉन्ड O, OR। अब हुआ क्या है देखना, इस ये जो R था इसके बीच में क्या हुआ है, एक ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ है। तो मेनली इस रिएक्शन को बोला जाता है, अगर अपन देखें, कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है भाई, इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। पर एसिड की प्रेजेंस में कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, एस्टर में। याद रखना ये पर एसिड है, इससे क्या मिला है, एस्टर मिला है। साथ में एक और कंपाउंड मिल रहा होगा भाई, वो क्या है, RCOOH, एसिड भी साथ में मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आपको दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, एक एस्टर मिलता है और एक क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई एक रिएक्शन करवाने से दो दो इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, तो रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही सही ना। आइए बच्चों अब इसका मैकेनिज्म करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म ही अपन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पर देखते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में अपन को पता है यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर यहाँ पर देखिए तो सबसे पहली चीज तो है, आपने लिया है एक कीटोन, ठीक है। इसके साथ में आपने क्या लिया है बच्चों, यहाँ पर लिया है आपने एक पर एसिड। पर एसिड को हमेशा ना इस फॉर्म में ही लिखना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो रिएक्शन करता है वो कौन सा ऑक्सीजन होता है, ये वाला ऑक्सीजन जो OH के H के पास वाला होता है। अब ये क्या करता है भाई, ये वैसे ही रिएक्शन करना चाहता है, इस कार्बन पे जाकर अटैक करता है, ठीक है। जैसे ही इस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा RCR। यहाँ पर अब देखो एक चीज को समझना, अगर ये वाला कार्बन इस पे अटैक कर रहा है तो 5 बॉन्ड तो यहाँ पर कार्बन नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ही शिफ्ट होना पड़ेगा। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा O- की फॉर्म में। ये जो पर एसिड वाला ऑक्सीजन है आ चुका है H, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR, एज इट इज पर एसिड को लिख दिया। इस ऑक्सीजन को मैं आपको यहाँ पर स्काई ब्लू से एक डिफरेंट करके दिखा देती, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, प्लस आ जाएगा। आपको पता है ऑक्सीजन प्लस लेना कभी पसंद नहीं करता, वो इस हाइड्रोजन को बोलेगा निकलो भाई बाहर निकलो, जगह नहीं है तुम्हारे लिए। और जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो चल गया है भाई, और यहाँ पर एज इट इज आपका जो पूरा का पूरा पर एसिड है उसका यहाँ पर पूरा का पूरा रिएजेंट आ गया। अब क्या होता है इस रिएक्शन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। ये जो नेगेटिव है ना, ये चाहता है दोबारा मैं डबल बॉन्ड बनाऊं, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड को जबरदस्ती शिफ्ट कराया था भाई इस ऑक्सीजन ने। ये बोलेगा भाई अब तुम्हारे निकलने का वक्त आ गया। अब कार्बन क्या है, ऑक्सीजन सब चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ऑक्सीजन देखो जीने के लिए जैसे जरूरी है ना, वैसे ऑक्सीजन रिएक्शन के टाइम पे भी सब चाहते हैं। अब ये चाह रहा है भाई ऑक्सीजन वाला बॉन्ड मैं क्यों तोड़ूंगा, इसमें थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव होता है। यहाँ से जैसे ही एक R रिमूव होता है, R रिमूव होकर यहाँ पर
खुद ही के रिएजेंट में ही दोबारा अटैक कर लेता है, रिमूव होकर ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को टूटना पड़ता है। और यहाँ जो मिलता है, देखो भाई, एक कार्बन है, दोनों आर थे, इस ऑक्सीजन वाले जो माइनस है ये दोबारा लग जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ गया, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन था इसके पास ये आर ग्रुप चला गया है, मतलब इस आर को अब यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये आपका क्या बन गया है, एस्टर। मुबारक हो, एस्टर बन चुका है। साथ ही में ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा उससे मिल जाएगा आपको एसिड। क्या मिल गया, एसिड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि अगर ये जो आर है डिफरेंट हुए, एक R1 हुआ एक R2 हुआ, तब दिक्कत आ जाएगी कि कौन से आर को शिफ्ट करे और क्या यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा। तो आइए इसका डिस्कशन करते हैं। भाई बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में अगर अपन को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है तो आइए देखते हैं क्या इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बच्चों क्या होता है कि भाई कौन सा आर ग्रुप शिफ्ट होगा। ये अपन ने एक और जगह देखा था, कहाँ देखा था बताओ मुझे भाई, बिल्कुल से पॉज करके कमेंट करना है, कहाँ देखा था, कार्बोकेटायन के अंदर। कार्बोकेटायन में क्या देखा था कि यहाँ पर भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है और हाइड्रोजन आ जाता है सबसे पहले, फिर एरोमेटिक रिंग, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। कार्बन में तो एक और चीज भी अलग थी, और वो क्या था कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड से एक ग्रुप को शिफ्ट होना था। कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, पर जब अपन बात कर रहे हैं BVO, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पर जो चीज डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है और अब ग्रुप को शिफ्ट होना है। तो इसका मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में भी कुछ चेंजेस आएंगे, और वो जो चेंजेस है वो क्या है भाई, एक हाइड्रोजन तो अपनी पोजीशन पर रहता है, एरोमेटिक रिंग जो होती है ये उठ के चली जाती है 3 डिग्री 2 डिग्री के बीच में, और 1 डिग्री और मिथाइल से पहले, मतलब इस एरोमेटिक रिंग का बस शिफ्टिंग हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, यही चीज याद रखनी है, यही डिफरेंस वाला पॉइंट है। तो बाकी सब सेम है, यही चीज ध्यान रखनी है कि H के बाद 3 डिग्री 2 डिग्री, फिर एरोमेटिक रिंग, फिर 1 डिग्री और मिथाइल, इस तरीके से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चलता है। पर मैम ऐसे नहीं समझ में आता, आपको क्वेश्चन तो कराने ही पड़ेंगे तभी जाके समझ में आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल रखते हैं। यहाँ पर आपने एक कीटोन ले लिया, इसमें आपने डाला है पर एसिड, क्या डाला, कीटोन डाला जिसमें पर एसिड डाला। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये देखना, अब यहाँ पर क्या करना है, अपन को एक ऑक्सीजन को शिफ्ट करना है, पर दोनों तरफ मिथाइल है, मतलब दोनों आर सिमिलर है, किसी भी जगह रखो सेम केस आएगा, OCH3। एस्टर बनाना था, बन चुका है, यहाँ पर डिफरेंस वाला कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि दोनों आर ग्रुप सेम है। तो भाई आइए यहाँ पर एक ऐसे ऐसे कीटोन की बात करते हैं जिसमें दोनों आर ग्रुप डिफरेंट है, मतलब एक तरफ आपने इथाइल ले लिया और एक तरफ आपने मिथाइल ले लिया, अब आपने डाला पर एसिड। अब क्या होगा भाई, आइए देखते हैं क्या कमाल होता है। यहाँ पर है मिथाइल और यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री कार्बन। अभी मैंने बताया 1 डिग्री मिथाइल में से 1 डिग्री को प्रायोरिटी दोगे, ऑक्सीजन जरूर 1 डिग्री की तरफ आएगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें इथाइल इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन उसके बीच में। समझ में आ गया क्या, किस लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अपन ने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन आएगा वो अगर दोनों डिफरेंट आर ग्रुप है तो कौन से वाले आर ग्रुप के बीच में इंसर्शन होगा ऑक्सीजन का। आइए भाई कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इतने ही क्यों देखें। यहाँ पर आप चले गए 2 डिग्री के पास, अब 2 डिग्री और मिथाइल में से तो यार सवाल ही नहीं बनता, नॉर्मल सी बात है, 2 डिग्री तो सबसे आगे आ गया था 3 डिग्री के बाद, तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, 2 डिग्री। ठीक है, मान लो यार एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। यहाँ पर आप घूम फिरा के चले गए पीएच के पास, अब बताओ भाई अब किसका इंसर्शन, किस तरफ इंसर्शन कराओगे पर एसिड के ऑक्सीजन का। तो भाई यहाँ पर इंसर्शन होगा, याद रखना एरोमेटिक, H के बाद क्या था,
एरोमेटिक था कार्बोकेटायन में, मगर पर एसिड में क्या था, एरोमेटिक रिंग था। पर यहाँ पर मिथाइल की बात हो रही, तो मिथाइल तो दोनों ही केस में सबसे लास्ट में था। मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा उस समय ऑक्सीजन किस तरफ आएगा, पीएच रिंग की तरफ। आइए भाई इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें पीएच लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिया, अब 2 डिग्री वाला केस ले लिया। कैसा कार्बन है भाई, ये वाला कार्बन कैसा है, 2 डिग्री वाला। अब बताओ भाई अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, एक तरफ 2 डिग्री है, एक तरफ पीएच है। यही आपका मेन पॉइंट है बच्चों कि क्या था, जो आपका एप्टीट्यूड था, एच था, 3 डिग्री था, 2 डिग्री था, फिर एरोमेटिक रिंग था, फिर 1 डिग्री था और फिर CH3 था। मतलब अब 2 डिग्री और एरोमेटिक रिंग में से 2 डिग्री को प्रायोरिटी दी जाएगी। बच्चे सोचेंगे मैम फिनाइल रिंग इतनी बड़ी उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। बिल्कुल सही बच्चों, यही डिफरेंट बनाती है इस ग्रुप को और इस क्वेश्चन को। इसलिए याद रखना जहां जहां पर ये डिफरेंट वाली चीज होगी, कार्बोकेटायन का सेम ऑर्डर फॉलो नहीं होता। हाइड्रोजन के बाद शिफ्ट हो जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर एरोमेटिक रिंग, फिर 1 डिग्री और मिथाइल। और बच्चों आ जाते हैं अपन अपने नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, जो कि है विथ SeO2, ऑक्सीडेशन विथ SeO2। SeO2 इन इसको एसिटिक एसिड में या एसिटिक अनहाइड्राइड में लोगे एट 100 to 140 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीडाइज दिस एक्टिव मिथाइल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एक्टिव मिथाइल को, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप टू एल्डिहाइड और कीटोन रिस्पेक्टिवली। क्या करती है साथ ही में बच्चों, ये हाइड्रोक्सिल नहीं, जो एलाइलिक, क्योंकि मैंने आपको ये एल्कीन में नहीं कराया है इसीलिए मैं एक साथ करा रही हूँ। एलाइलिक पोजीशन ऑफ एल्कीन को भी क्या करती है, उसमें भी हाइड्रोक्सिलाइजेशन करा देती है, मतलब OH ग्रुप को अटैच करवा देगी। अब देखना यहाँ पर क्या कमाल होता है भाई, इस रिएक्शन में अगर आपने ले लिया है एक कीटोन और यहाँ पर अगर कोई एक CH2 ग्रुप है जैसे इस केस में है, मतलब इसके पास कोई अल्फा कार्बन है, कैसा कार्बन, अल्फा कार्बन है, तो अल्फा पोजीशन पे एक बहुत ही खतरनाक चीज होगी, जैसे ही आप SeO2 डालोगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक मीथेन, मतलब कि CH2 ग्रुप से देखना क्या करेगा, CH2 ग्रुप से बच्चों जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा डाई कीटो प्रोडक्ट। क्या बात है, पहली बार मिला है डाई, जो डाईओल प्रोडक्ट था वो मिल गया था भाई, अपन ने ग्लाइकोलाइजेशन कराया था, यहाँ पर डाई कीटो प्रोडक्ट मिला है। याद रखना जब भी SeO2 का यूज होता है। अब देख लेते हैं भाई, अगर अपन ले रहे हैं एलाइलिक पोजीशन ऑफ एल्कीन, तब क्या हो रहा है, मान लो ये एल्कीन है, इसका जो एलाइलिक पोजीशन है ये अल्फा पोजीशन ही होता है। यहाँ पर अगर आपने SeO2 को ऐड करा है, अब क्या होगा, इस एलाइलिक पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O तो नहीं आता क्योंकि ये कीटोन तो नहीं है, उसके एडजेसेंट में क्या है, एल्कीन है, तो यहाँ पर आ जाता है एक OH ग्रुप। क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, जब भी किसी रिएक्शन में OH ग्रुप का ऐड हो रहा होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। अब भाई करते हैं इसके कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल और इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। आइए देखते हैं, पर उससे पहले क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। तो आइए बात करते हैं SeO2 ऑक्सीडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब यहाँ पर भी क्या है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर भी दो आपको अल्फा पोजीशन मिल सकती है। जैसे इस केस में है एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा होगा एक अल्फा डैश होगा, कौन से अल्फा को चूज करोगे। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा एक प्रेफरेंस ऑर्डर बोल सकते हो या प्रायोरिटी ऑर्डर भी बोल सकते हो। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, याद रखना, इसको याद रखने का तरीका बता रही हूँ, वो है 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और ये मेरी ट्रिक है भाई कि इसको याद रखना है आपको, हिंदी में याद रखने वाली चीज ज्यादा याद रहती है, 213, ठीक है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। SeO2 का क्या होता है, 213 नंबर होता है, ऐसे तरह से याद रख लो कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री का ऑर्डर यहाँ फॉलो होता है। अगर बात करें एल्कीन में,
क्योंकि एल्कीन में भी तो प्रेफरेंस आएगी। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट विल हैव OH ग्रुप। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड होगी उसी साइड पे OH ग्रुप जाकर अटैच होगा। तो दोनों ही चीज समझ में आ गई। पर समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो आइए कुछ क्वेश्चंस की ले लिया जाए और उनकी शुरुआत की जाए। भाई ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो सबसे सिंपल कीटोन ग्रुप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों अल्फा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ही है। किसी भी तरफ शिफ्ट कराओ सेम ही चीज होगी। जैसे ही आपने SeO2 डाला, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर मिल जाएगा डाइकीटो और एक जगह क्या आ जाएगा आपका CH3 एज इट इज आ जाएगा। बस बीच में इंसर्शन हुआ है किसका, कीटोन ग्रुप का। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लो। मान लो एग्जांपल में आपने ले ली एक 5 मेंबर्ड की रिंग और इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दी। अब क्या करना है, सेम SeO2 था, दोनों पोजीशन सेम है। ऐसा करें क्या, एक पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, एक पोजीशन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या होगा आंसर, क्योंकि डिफरेंस तो तभी ना जब एक पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो गई। अब एक चीज को समझो, दो अल्फा पोजीशन है, ये भी है ये भी है। जब भी आपको कीटोन वाली साइड में या कार्बोनिल वाले ग्रुप के लिए देखना है तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड देखना है। लेस सब्स्टिट्यूटेड भी नहीं तो बस आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 लगाओगे तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपको इस बॉन्ड को क्लीव करवाना पड़ेगा। भाई अच्छे खासे रिंग को क्यों क्लीव कराओगे, तो आप क्या करोगे, जब दूसरी पोजीशन अवेलेबल है तो दोनों कीटोन ग्रुप इधर लगा दो, इस तरफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को आराम से एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब आप गए भाई एल्कीन के पास। एल्कीन में एक साइड है मिथाइल वाली, एक साइड है इथाइल वाली। अभी मैंने बोला एल्कीन में क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे OH लगता है। मतलब यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड देखनी है SeO2 के लिए। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड की बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, मोर सब्स्टिट्यूटेड में एक तरफ तो मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, इथाइल वाली ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, इस वाले ग्रुप पे OH आएगा। और आपको यहाँ पर एल्कीन में OH हाइड्रोक्सिलेशन देखने को मिलेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले अल्फा पोजीशन पे। तो SeO2 में क्या होता है, अल्फा ग्रुप का कमाल है। अल्फा वाला एक और अपन ने एक और रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी थी अल्फा वाली, हेल होलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन, जिसमें अल्फा ग्रुप पे एक हेलोजन आकर अटैच हुआ था। यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं भाई ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में एक रूल काम आता है जिसे बोलते हैं पॉप ऑफ रूल। क्या बोलते हैं, पॉप ऑफ रूल। क्या रूल है भाई, देखो कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कोई काम नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हाउएवर दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड विद पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, KMNO4 ले लिया, इन सब से ऑक्सीडेशन हो सकता है। बट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक गिविंग अ मिक्सचर ऑफ एसिड, एसिड देगा each containing lesser number of carbon atom than the original ketone। दोनों में क्या होगा, ओरिजिनल कीटोन से लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो कीटोन कहाँ बनना पसंद करेगा, इन केस ऑफ, बच्चों यहां से ही इंपॉर्टेंट चीज है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखे, द कीटो ग्रुप स्टेज प्रेफरेंशियली विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। मतलब जब जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे होंगे कीटोन का, क्योंकि मैंने बताया है कीटोन का ऑक्सीडेशन माइल्ड से तो होता नहीं है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप ही कराते हैं, तब कौन सा कीटोन बनना चाहेगा, जहां पर कौन सा कीटोन एसिड बनाएगा, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप वाला होगा। मतलब बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए अगर मैं क्वेश्चन कराऊं और यहाँ पर क्या है, एक ऐसा कीटोन ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन है इसके पास, क्योंकि बॉन्ड क्लीव होके एसिड बनेगा ये तो अपन को पता है, या तो वो A तरफ से क्लीव हो या फिर वो B तरफ से क्लीव हो। किधर से क्लीव होना पसंद करेगा, अगर अपन इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं तो पॉप रूल के अकॉर्डिंग स्मॉलर एल्काइल ग्रुप से ही क्या बनेगा, कीटो ग्रुप उसी के पास रहना चाहेगा। मतलब जो बॉन्ड है
मतलब जो बॉन्ड है वो कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। ये थोड़ा बल्की ग्रुप है इथाइल इन कंपैरिजन टू मिथाइल, तो यहाँ पर जो एसिड बनता है वो मिथाइल वाला बनता है, और साथ में ये जो आपका ग्रुप है ये निकल जाएगा, और निकल कर ये क्या कर देगा, CO2 बना देगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, तो इधर से भी कीटोन ही बन जाएगा। अगर 1 कार्बन होगा तो क्या बन जाएगा, C। अब याद रखना इसमें डिफरेंस क्या है, एक एसिड बन रहा है और एक क्या बन रहा है, आपको कीटोन मिल रहा है। और ये चीज ध्यान रखनी है कि जो कीटोन वाला जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ही रहना चाहेगा। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन करा दूं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आपने ले लिया सेकेंड डिग्री, ठीक है। आप सोचोगे यार सेकंड डिग्री आ गया, अब तो शायद कुछ डिफरेंस आ सकता है, नहीं आएगा भाई, सेम केस होगी। अभी भी जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो यहीं से होगा, और हमेशा कीटोन वाला जो डबल बॉन्ड और कीटो ग्रुप है वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल के साथ ही रहना चाहेगा, और यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पॉपअप रूल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आइए बात करते हैं और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो अपन कुछ टेस्ट की फॉर्म में पढ़ते हैं। टॉलिन रिएजेंट हो गया, फेलिन सॉल्यूशन हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, स्किफ रिएजेंट हो गया, तो इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू एसिड containing the same number of carbon atom, hence they are oxidized not only, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, तो ये नहीं स्ट्रॉन्ग से नहीं, जबकि बहुत सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी क्या हो जाती है, यहाँ पर रिएक्शंस कर लेती हैं, बट ऑल्सो बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Br2 वाटर, Ag, कॉपर्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट एल्डिहाइड एज a strong reducing aldehyde act as a strong reducing agent and they reduce टॉलिन reagent। ठीक है, टॉलिन रिएजेंट को रिड्यूस कर रही है पर खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऑफ रेड पीपीटी टू कॉपरस क्यूपरस ऑक्साइड, मतलब Cu2O की क्या आती है वहां पर, रेड प्रेसिपिटेट आता है। आइए रिएक्शन में सबसे पहले देखते हैं रिडक्शन विथ टॉलिन रिएजेंट। Toluene reagent is an ammoniacal solution of AgNO3 when an aldehyde is heated with toluene reagent। सबसे पहले तो मैं बता दूं टोलिन रिएजेंट क्या है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं। टोलिन रिएजेंट, टोलिन टेस्ट लिखते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं टोलिन रिएजेंट क्या होता है, तो भाई मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको, इसकी पूरी रिएक्शन होती है। आप क्या करते हो, AgNO3 लेते हो, ठीक है, AgNO3 बनता है, उसमें अमोनिया डालते हो, और उससे बनता है बच्चों आपका AgNH3 और यहाँ पर OH। इसको बोला जाता है भाई टोलिन रिएजेंट। ये क्या होता है, टोलिन रिएजेंट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है TR। क्या बोला जाता है शॉर्ट में, TR। इसके अंदर आप क्या डालते हो, एक एल्डिहाइड डालते हो। तो आइए देख लेते हैं रिएक्शन क्या होती है। ये जो आपका एल्डिहाइड ले लिया आपने, एल्डिहाइड के अंदर क्या डाल दिया, Ag, जो टोलिन रिएजेंट है NH3/2OH। अब जैसे ही ये रिएक्शन होती है ना, तो ये जो आपका क्या होता है एल्डिहाइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे को रिड्यूस करेंगे पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बन जाता है एक एसिड, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। और यहाँ पर बच्चों Ag बनता है, NH3 बनता है साथ में, और साथ में वाटर बनता है। अब आपको पता है सिल्वर बन रहा है, तो सिल्वर का कैसा कलर होता है भाई, सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर। तो यहाँ पर सिल्वर बनता है और मिरर जैसा अपीयरेंस आता है, इसीलिए इस टेस्ट का एक और नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोला जाता है इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। इवन जैसे जब आप अगर स्कूल वगैरह में ये रिएक्शन करोगे इसको केमिकल लैब में, तो आप प्रॉपर देखोगे रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब होगी ना, उसमें सिल्वर मिरर टाइप कुछ बन रहा होगा, तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में ये दो का मिक्सचर होता है, दो चीजों का मिक्सचर होता है। इट इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सम रॉशल सॉल्ट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है इसमें। व्हेन एन एल्डिहाइड इज हीटेड विद FS, द लेटर इज रिड्यूस्ड टू गिव रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। आइए यहाँ पर बात करते हैं क्या होता है इस रिएजेंट में। तो ये जो होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट लिख दूं डायरेक्ट,
ठीक है, आइए बात करते हैं फेलिंग टेस्ट में यहाँ पर फेलिंग रिएजेंट कैसे बनता है। तो ये मिक्सचर होता है दो चीजों का भाई। एक तो होता है, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, अगर सेकंड मिक्सचर की बात करें, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। ये दोनों मिक्सचर फर्स्ट सेकंड के फॉर्म में होते हैं, दोनों को मिक्स किया जाता है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बहुत बार पूछा जाता है इवन। हाँ, ये आपका बिल्कुल PYQ आ चुका है। फेलिंग और यहाँ पर क्या था, एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, दोनों का थोड़ा मिलता जुलता है, एक में सिट्रेट होता है, एक में टार्टरेट होता है, तो मिलता जुलता यहाँ पर कुछ बनता है, इसलिए इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। इसमें ये ऐसे बनता है, सोडियम, यहाँ पर होता है पोटेशियम, और यहाँ पर OH और H। इसको बोलते हैं भाई सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसका एक और नेम होता है, बहुत ही अच्छा सा नाम है, रोशेल सॉल्ट। क्या बोला जाता है इसको? रोशेल सॉल्ट भी बोला जाता है, यहीं पर लिख रखा है देखो, रोशेल सॉल्ट बनता है। ठीक है, अब क्या करना है, वही चीज करनी है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स, इन दोनों की मिक्सचर से जो बनेगा उसको मैं लिख देती हूँ, कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, कॉपर+2 का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स ना बनाकर इन दोनों के मिक्सचर से मैं डायरेक्टली लिख दूंगी कॉपर+2 बन रहा है, और ये ब्लू कलर का बनता है। अब देखना यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, उसको समझते हैं भाई। रिएक्शन में क्या करेंगे आप लोग, एल्डिहाइड। अब ये जो कॉपर है +2 ले लोगे, साथ में यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप OH माइनस आयन लेते हो, तो बैलेंसिंग वगैरह आप कर लेना। यहाँ पर भी क्या बनता है, RCOO माइनस, प्लस यहाँ पर कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर का ऑक्साइड Cu2O, जिसकी वजह से ये जो ब्लू कलर था ना, ब्लू कलर किसका था भाई, कॉपर का ब्लू कलर होता है। इतना तो सबको पता ही होगा, इतना लैब में आपने देख लिया होगा यार, ब्लू कलर होता है कॉपर का। इवन वो आपको जैसे देंगे, कभी होता, बहुत बार होता है ना, जब आप लैब में आपका प्रैक्टिकल वगैरह होता है, तो आपको कुछ सॉल्ट दिए जाते हैं, आपको उनको टेस्ट करके बताना होता है कौन सा सॉल्ट है। तो वो सॉल्ट अगर ब्लू कलर का आ गया तो उन बच्चों को बहुत लकी माना जाता है कि ब्लू कलर देखते ही भाई कॉपर पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बनता है प्रेसिपिटेट, ये होता है रेड कलर। कैसा होता है, रेड कलर का। तो यहाँ पर कलर में चेंज आता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेलिंग टेस्ट। आइए बात करते हैं, एक और टेस्ट यहाँ पर दिया गया था, कौन सा है, बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, रोशेल सल्ट वाला तो अपने देख ही लिया। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर आयंस गेट प्रेसिपिटेटेड इन नीटाइल, मतलब दोनों का मिक्सचर बन जाता है, रोशेल और कॉपर का। साथ ही में क्या होता है, फर्स्ट गोज इनटू द सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा टेस्ट दे रखा है भाई, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट भी एक्चुअली थोड़ा बहुत, अगर फेलिंग से बात करें ना, तो मिलता जुलता ही होता है, क्योंकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है ना, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड बनता है। अब फर्स्ट में वही कॉपर सल्फेट होता है, और सेकंड में जरूर डिफरेंस होता है। फर्स्ट में यहाँ पर भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ही होता है, CuSO4, और यहाँ पर होता है सिट्रेट का यूज किया जाता है बच्चों, सोडियम सिट्रेट विथ NaOH। सोडियम सिट्रेट होता है और साथ ही में प्लस NaOH होता है। अब देखते हैं ये सोडियम सिट्रेट क्या होता है। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके का बनता है, OH होता है, नीचे यहाँ पर C डबल बॉन्ड ONA होता है, और यहाँ पर दो और यहाँ पर ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जिसमें भी आपको CONA मिलेगा। इसको बोला जाता है सिट्रेट, ये सिट्रेट होता है आपका। इन दोनों को भी यहाँ पर वही सेम चीज है जैसा फेलिंग में होता है, मिक्स करते हैं और कॉपर+2 का कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहाँ पर भी सेम रेड कलर ही आता है। इट रिएक्ट्स इन द सेम वे एज फेलिंग सोल्यूशन, लिख रखा है ना भाई, फेलिंग सोल्यूशन की तरह ही रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करके यहाँ पर क्या मिलता है, आइए देख लेते हैं। बेनेडिक्ट सोल्यूशन के लिए है भाई, बेनेडिक्ट और किसमें, फेलिंग में, दोनों में सेम चीज मिलती है। देख लेना आप, यहाँ पर RCHO एल्डिहाइड ले लिया, कॉपर+2 का कॉम्प्लेक्स ले लिया, रिएक्शन को बैलेंस बैलेंस कर लेना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCOO माइनस, और कॉपर का क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर भी जो ब्लू कलर है वो किसमें चेंज हो रहा है, रेड कलर में। किसमें चेंज हो रहा है, रेड कलर में। रेड कलर विजिबल है या नहीं,
पता नहीं, इसीलिए यहाँ पर इसको सर्कल के फॉर्म में बना देती हूँ। रेड कलर का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना कि यहाँ पर भी ब्लू से रेड बनता है और ये भी क्या है, फैलिंग की तरह ही होता है। अब आ जाते हैं भाई, थोड़ा ही डिफरेंट सा नाम है स्किफ रिएजेंट। क्या नाम है रिएजेंट का, स्किफ रिएजेंट। स्किफ रिएजेंट में जो आप सोल्ट लेते हो वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है पी रोजेलाइन। क्या होता है बच्चों, सोल्ट का नाम है पी रोजेलाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है पी रोजेलाइन। क्या होता है, पी रोजेलाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, और किस में होता है भाई, ये वाटर में होता है, पूरा लिख देना। अब ये क्या होता है, ये मैग्नेटा कलर का होता है। मैग्नेटा पता है ना आपको, थोड़ा सा डार्क पिंक कलर को मैग्नेटा कलर बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटा कलर होता है। अब मैग्नेटा कलर में क्या करते हो आप, SO2 गैस को पास करवाते हो, यही लिख रखा है, हैज बीन डिस्चार्ज बाय पासिंग SO2। जैसे ही आप SO2 पास कराते हो, ये जो मैग्नेटा कलर होता है ना, ये डी कलराइज हो जाता है। मतलब जो कलर है ना वो डी कलराइज हो गया। अब आपको डी कलराइज होते ही समझ में आ जाता है कि आपका स्किफ रिएजेंट जो था वो बन चुका है। इसी को बोला जाता है स्किफ रिएजेंट। जब इसमें SO2 पास कराते हो कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा, यार कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, पी रोजेलाइड हाइड्रोक्लोराइड लिया है, उसमें SO2 पास करी, जो कलर डी कलराइज हो गया, तो पता चल गया स्किफ रिएजेंट बन चुका है। अब क्या डालो इसके अंदर, डाल दो भाई एल्डिहाइड। जैसे ही एल्डिहाइड डालोगे भाई चमत्कार आ जाएगा, वापस से पिंक कलर रिस्टोर हो जाएगा, पिंक कलर रीअपियर। अब जैसे ही पिंक कलर बना, आप समझ गए ये तो भाई RCHO किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। और ये इस तरीके से प्रेजेंस को कंफर्म करता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और आपका जो है कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो लिख भी रखा है व्हेन दिस रिएजेंट इज एडेड टू एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए लिख रखा है, ये ध्यान रखना। मैग्नेटा कलर रीस्टोर, दोबारा कलर क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। तो सारी ही रिएक्शन समझ ली, क्या क्या यूज होता है समझ लिया, दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। टोलिन रिएजेंट में AG अमोनिया का, AG और साथ में अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे क्या कलर बन रहा था, सिल्वर मिलर टेस्ट मिल रहा था। ठीक है, अगर बात करें फैलिंग सॉल्यूशन की, तो उसमें आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यूज करते हो विद कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू से रेड में चेंज होता है। बेनेडिक्ट की बात करते हो, इसमें सोडियम सिट्रेट यूज करते हो विद NaOH, जो साथ में कॉपर सल्फेट के साथ में मिक्सचर करते हैं, इसमें भी ब्लू से रेड चेंज होता है। स्किफ रिएजेंट में क्या होता है, मैग्नेटा कलर होता है पी रोजेलाइन हाइड्रोक्लोराइड का, जो डीकलराइज होकर स्किफ रिएजेंट बनाता है, और दोबारा जैसे ही एल्डिहाइड में डालते हो पिंक कलर रीअपियर हो जाता है। अब बात करते हैं, यार ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए टेस्ट बोला जाता है हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, द टेस्ट और द रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको हमेशा कौन देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन ही देंगे, कंटेनिंग 3 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। मतलब कौन कौन से, और अल्कोहल भी हो सकता है, अल्कोहल में भी ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो भाई 3 CH3 ग्रुप है। अब देखो अगर मैं 3 अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, तो कौन कौन से कीटोन पॉसिबल है, एक ऐसा कीटोन जो मिथाइल कीटोन है वो ये टेस्ट देगा, और एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें मिथाइल है, मतलब कि एसिड एल्डिहाइड। तो ये दोनों ही इस टेस्ट को दे पाते हैं, इसलिए ये टेस्ट को इन दोनों के लिए यूज किया जाता है। व्हेन द अबव टाइप ऑफ कंपाउंड आर ट्रीटेड विद, क्या रिएजेंट यूज होता है, I2 या फिर कोई भी आपका H2 है उसके साथ में बेस होगा NaOH KOH, और इट कुड बी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम कैल्शियम हाइपो आयोडाइड भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट मिलता है किसका, आइडोफॉर्म CHI3 का। आइए भाई रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, और अगर आयोडीन को यूज किया गया है तो इसको आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है, आइए देखते हैं भाई रिएक्शन में क्या होता है। आप लोगे यहाँ पर कोई ऐसा एक कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें विद 3 अल्फा हाइड्रोजन,
तो यहाँ पर एक CH3 का होना कंपलसरी है। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इवन अल्कोहल भी पॉसिबल है, बट कंटेनिंग 3 अल्फा हाइड्रोजन। इट कुड भी क्या हो सकता है भाई, ये अल्कोहल हो सकता है, कीटोन और एल्डिहाइड हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा पोजीशन पे 3 CH3। यार कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक अल्फा हाइड्रोजन मांगते हैं, भाई इसकी तो डिमांड ही हाई है, 3 अल्फा हाइड्रोजन मांगे हैं इसने। और रिएक्शन में क्या डलता है, अगर रिएजेंट की बात करें तो X2 डलेगा प्लस कोई बेस डलेगा NaOH, या हाइपोआयोडाइड भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जगह अगर I2 यूज कर लोगे तो उस रिएक्शन को आइडोफॉर्म रिएक्शन बोल देंगे। अब रिएजेंट में जो बनता है वो देखो क्या बनेगा। अब बच्चों जो रिएक्शन में बनता है वो होता है C डबल बॉन्ड O Na, मतलब यहाँ पर अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे एसिड ही बन जाएगा ऑलमोस्ट। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो निकलता है CHX3, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है, इसका येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। अब कलर चेंज से क्या हो जाता है ना, जिस भी रिएक्शन में कलर चेंज होता है ना, उन रिएक्शन को आप एज अ टेस्ट यूज करने लग जाते हो, क्योंकि जब आपको सारे के सारे सोल्ट व्हाइट मिलते हैं तो कैसे पता चलेगा कौन सा सोल्ट कौन सा है, तो वो ऐसे पता चलेगा कि जो पीपीटी बनेगी उसमें कलर चेंज होगा। जैसे अगर आप आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हो, अब यही चीज याद रखना यार, ये चीज गलत हो जाएगी, CHX3 नहीं, इसमें से भी जो CHI3 होता है उसका कलर येलो होता है। अगर आयोडीन लिया है तब येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, इसीलिए उस टेस्ट को क्या बोल देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। और ये चीज याद रखना कि ये कौन कौन से कीटोन दे रखे हैं, ताकि डायरेक्टली आप आंसर दे सब पाओ। एक तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ठीक है, मिथाइल कीटोन कैसा, CH3 C डबल बॉन्ड, और ये कोई सा भी R ग्रुप हो सकता है। या फिर इसको कौन देते हैं बच्चों, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड जिसको किसको बोलते हैं, CH3CHO। मतलब यहाँ पर तो R ग्रुप हो ही नहीं सकता, हमेशा CH3 और H सबसे, और इसको एसिड एल्डिहाइड के बाद एसिटिक एसिड, ये सभी इसके नाम होते हैं, तो इससे भी आप इसको जानते हो। तो ये हो गया भाई आपका रिएक्शन, और यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।